विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। ये आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अप्रैल महीने के अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में संपादकीय सत्यजीत रे की फिल्मों में सृजनात्मकता के आयाम, पंडित रविशंकर पर एक लघु रूपक सितार का सितारा, फिल्म गाइड के 57 बरस पूरे होने पर विशेष फीचर, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में जाने माने फिल्मकार बी.आर. चोपड़ा से अनमोल बातचीत के अंश। प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम बी.आर. चोपड़ा। चलते चलते इस स्तंभ के अंतर्गत एक छोटी सी मुलाकात अभिनेता अतुल श्रीवास्तव के साथ। 23 अप्रैल को होती है जाने माने फिल्मकार सत्यजीत रे की पुण्यतिथि, इसलिए इस बार चित्र भारती का संपादकीय केंद्रित है सत्यजीत रे पर। सत्यजीत रे की फिल्मों में सृजनात्मकता के आयाम। सत्यजीत रे का सिनेमा मानव जीवन, उसकी भावनाओं और विडंबनाओं का बहुआयामी चित्रण था। रोशोमन जैसी महान फिल्म बनाने वाले फिल्मकार अकीरा कुरोसावा ने एक बार कहा था, सत्यजीत रे की फिल्मों को देखे बिना जीना ठीक वैसे ही है जैसे आप सूरज या चंद्रमा को देखे बिना बस जिए चले जाएं। अकीरा कुरोसावा के सिनेमा ने पश्चिमी सिनेमा जगत को हैरत में डाल दिया था। उन्होंने एशियाई सिनेमा की एक मुकम्मल पहचान कायम की। अगर वो सत्यजीत रे के सिनेमा को जीवन के लिए जरूरी मानते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दो मई 1921 को सत्यजीत रे जन्मे थे और 23 अप्रैल 1992 को उनका निधन हुआ था। सन 1955 से सन 1992 ये था वो तकरीबन 40 बरस लंबा दौर जब सत्यजीत रे ने अपनी फिल्मों के जरिए रचनात्मकता का एक मुहावरा रचा। सत्यजीत रे महान फिल्मकार थे, पर वो कौन से तत्व थे जिन्होंने उन्हें रचा? उनके दादा उपेंद्र किशोर रे प्रसिद्ध लेखक, चित्रकार और वायलिन वादक थे। जाहिर है कि परिवार के माहौल में एक सांस्कृतिकता पहले से मौजूद थी और इसने भविष्य के सत्यजीत रे को जाने अनजाने कई तरीके से तैयार किया। सत्यजीत रे ने स्नातक की अपनी पढ़ाई 1939 में पूरी की और आगे की पढ़ाई नहीं की। अपनी मां के कहने पर चित्रकारी की शिक्षा लेने के लिए वो शांति निकेतन आ गए। उन्हें संगीत और फिल्मों का शौक तो था ही। शांति निकेतन में उन्होंने महान चित्रकार नंदलाल बोस से चित्रकला की बारीकियां सीखीं। सन 1950 रे को यूरोप जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने बाइसाइकिल थीव्स और लूसियाना स्टोरी एंड अर्थ जैसी फिल्में देखीं और उनका मानस पूरी तरह से बदल गया। वापस लौटकर उन्होंने तय किया कि उन्हें फिल्म बनानी है। इसके लिए उन्होंने विभूति भूषण बैनर्जी के उपन्यास पाथेर पांचाली को चुना। काफी संघर्ष के बाद ये फिल्म बनी और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा दी। कान फिल्म फेस्टिवल में इसे मानवता का उत्कृष्टतम दस्तावेज कहा गया था। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय फिल्मकार की फिल्म को पश्चिमी आलोचकों की सराहना हासिल हो रही थी।
सत्यजीत रे ने पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार बनाकर भारतीय सिनेमा को यथार्थ की सरजमी पर लाकर खड़ा कर दिया। सत्यजीत रे कहा करते थे, मैं मानवता के लिए प्रतिबद्ध हूं और यही मेरा हासिल है। फिल्में बनाने का उनका अपना तरीका था। अपूर संसार में ट्रेन की पटरियों से फिल्माया गया दृश्य यथार्थ का अद्भुत ताना बाना प्रस्तुत करता है। अपूर संसार के एक दृश्य में जब अपर्णा यानी शर्मिला टैगोर अपू यानी सौमित्र चटर्जी के साथ घर आती हैं, तो केवल चरखा, एक ट्रेन और बच्चे की हंसी की आवाज आती है, जो उस दृश्य का पृष्ठभूमि संगीत बनाते हैं। साथ में वे खूबसूरती से चित्रित करते हैं कि उस दृश्य के पात्र कैसा महसूस करते हैं। पाथेर पांचाली सेल्यूलॉइड पर रची गई एक कविता थी। लाइट एंड शेड का एक विलक्षण समन्वय, पंडित रविशंकर का सम्मोहक पार्श्व संगीत। पंडित रविशंकर, जिनके बारे में चित्रभारती में हम आगे चलकर बातें करेंगे। पाथेर पांचाली की कथा झंझोड़ने वाली थी। सिद्धांतों और आदर्शों के कारण जीवन की लड़ाई में हारते एक गरीब परिवार की कहानी। अब जरा चारुलता को याद कीजिए। जब चारू एक झूले पर बैठती है और गाती है और उसका पति नजदीक एक पेड़ के पास बैठता है, तो झूले की आवाज बैकग्राउंड स्कोर के रूप में काम करती है। सत्यजीत रे का मानना था कि एक कला माध्यम के रूप में सिनेमा की भाषा साहित्य, रंगमंच या किसी भी दूसरे कला माध्यम से अलग है। वो प्रकाश और छाया का अलग अलग कोणों से कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते थे कि फिल्म की सिचुएशन जिंदा हो जाती थी। उसमें एक अलग तरह की बारीक नाटकीयता का समावेश हो जाता था। इसलिए सारी दुनिया में ये माना जाता था कि सत्यजीत रे सिनेमा नहीं बनाते, वो रजत पट पर कविता रचते हैं। ये सिलसिला आगे बढ़ा और अपराजितो और जलसाघर जैसी कई फिल्में आईं। सत्यजीत रे का सिनेमा संसार, उनकी फिल्में जीवन और संवेदना को उसके सबसे मुश्किल क्षणों में देखने की एक पारदर्शी और रचनात्मक कोशिश है। उन्होंने प्रेमचंद की 2 कहानियों पर भी फिल्में बनाई, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। सत्यजीत रे कहते थे कि किसी भी फिल्म को लेकर उनकी तैयारी इतनी सघन होती है कि पूरी फिल्म उनके जहन में होती है। वो कहते थे, मुझे पता होता है कि शॉट कहां कट करना है। ये भी पता होता है कि किसी दृश्य में मुझे किस एंगल से क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। क्लोज शॉट लेना है, मीडियम या लॉन्ग शॉट, सब पता होता है। इसलिए मेरी फिल्मों में एडिटिंग रूम में काम की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। जानी मानी लेखिका शमा जैदी ने सत्यजीत रे के साथ फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में काम किया था। वो इस फिल्म के लेखकों में से एक थीं, शमा जैदी। बंसी चंद्रगुप्त उनके आर्ट डायरेक्टर थे। तो जावेद और मेरे वो बहुत दोस्त थे वो, तो उनके यहाँ हम जाके, तो उन्होंने कहा कि तुम चलो, सत्यजीत रे आए हुए हैं, फिल्म बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बैकग्राउंड मटेरियल मेरे लिए जमा करो। तो काफ़ी मैंने इधर उधर से उनको मटेरियल भी दिया उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम डायलॉग भी लिख लो। तो मैंने कहा ऐसी फंसी उर्दू शायद मैं नहीं लिख पाऊंगी, मगर मेरे एक दोस्त हैं, मैं बात करती हूँ उनसे। तो मैंने जावेद से कहा, जावेद ने कहा, अरे मैंने कभी फिल्म के लिए नहीं लिखा है। मैंने कहा नहीं नहीं तुम लिखोगे। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लेखकों की टोली में शामिल थे फिल्म जगत के जाने माने लेखक जावेद सिद्दीकी। वो माणिक दा को कुछ यूं याद करते हैं। भाई, शतरंज के खिलाड़ी की याद मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट याद है। उसकी वजह यह है कि शतरंज के खिलाड़ी वो फिल्म है जहां से मेरे फिल्मी सफर का आगाज होता है। मैं सत्यजीत रे से मिलने के लिए गया और एक बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी को खादी का कुर्ता पजामा सफेद पहने हुए, और मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया। वो बैठे रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम टोल्ड दैट यू आर ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मैंने कहा, साहब आई राइट इन उर्दू एंड नोबडी कैन बी ए गुड जज ऑफ हिज ओन वर्क। इफ यू लाइक आई कैन गेट सम ऑफ माय वर्क ट्रांसलेटेड फॉर यू एंड यू कैन हैव ए लुक। तो वो कहने लगे कि नो यंग मैन, I can have a look at you and here is my script and you are writing the dialogue। तो ये कुल 1.5 मिनट की मुलाकात थी। फिर मैं बौखला के फिर मैं भागा हुआ वहाँ से अपनी दोस्त शमा जैदी के गया और मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ डायलॉग कैसे लिखे जाते। हमने वो लिख दिए
और सुरेश जिंदल साहब ने, जो बम्बई में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, खासतौर से उर्दू जानने वाले, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ये वो पता नहीं कौन कौन, उनको बुला के बिठाया और कोई 20 आदमियों की एक महफिल थी जिसमें मैंने वो पढ़ के डायलॉग उनको सुना दी, पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक। अब सब चुप थे। वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अजीबोगरीब था कि ये सब चुप बैठे हुए, भाई पता नहीं मैंने पहली बार लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। सडनली उनकी बूमिंग वॉइस मुझे सत्यजीत रे की सुनाई दी और वो बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है जो मैं कभी नहीं भूलता। आई डोंट नो व्हाट ही हैज रिटन बट इट साउंड्स वेरी गुड। भारत सरकार ने सत्यजीत रे को सन 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया। इससे पहले 1985 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। सन 1987 में सत्यजीत रे को फ्रांस की ओर से लीजन ऑफ ऑनर दिया गया था। सत्यजीत रे के जीवन का आखिरी पन्ना चल रहा था और उन्हें फिल्म निर्माण के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, ऑस्कर अवार्ड। सत्यजीत रे की रचनात्मक दुनिया फिल्मों तक सीमित नहीं थी। वे चित्रकार भी थे और साहित्यकार भी थे। कला और रचनात्मक प्रतिबद्धता का उनका जो संसार है वो सिनेमा प्रेमियों ही नहीं बल्कि कला प्रेमियों के लिए हमेशा हमेशा ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। महान फिल्मकार अकीरा कुरोसावा ने सत्यजीत रे के बारे में कहा था, सत्यजीत रे का अवलोकन बड़ा गहरा और खामोश होता है। उनकी फिल्मों ने मुझे प्रभावित किया है। वे अपने आप में एक विशाल इंडस्ट्री हैं। अगर आपने सत्यजीत रे का सिनेमा नहीं देखा है तो समझ लीजिए कि आपका जीवन वैसा ही है जैसे आप धरती पर तो रहे पर आपने सूरज और चांद पर नजर नहीं डाली। सत्यजीत रे को विनम्र नमन। ये था संपादकीय सत्यजीत रे की फिल्मों में सृजनात्मकता के आयाम। 7 अप्रैल को होता है भारत रत्न पंडित रविशंकर का जन्मदिन। आइए सुने उन पर केंद्रित लघु रूपक सितार का सितारा। पंडित रविशंकर शास्त्रीय संगीत की दुनिया के एक महान सितार वादक रहे, पर बतौर फिल्म संगीतकार पंडित रविशंकर ने ऐसा काम किया है जिसे सुनकर हर बार आनंद का अक्षय स्रोत मिल जाता है और हम उनकी संगीत रचनाओं को सुनते हुए थकते नहीं हैं। सबसे पहले पंडित रविशंकर ने सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली में संगीत दिया था। ये शायद 1954-55 की बात है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सत्यजीत रे को इस फिल्म को बनाने में कितना संघर्ष करना पड़ा था। कोई भी पैसा लगाने को राजी नहीं था। बहुत कम खर्च में ये फिल्म तैयार की गई थी। जब मानिकदा यानी सत्यजीत रे ने पंडित रविशंकर से अनुरोध किया तो वो इस फिल्म में संगीत देने के लिए राजी हो गए और कहते हैं कि केवल 2 दिनों में उन्होंने इस फिल्म की सारी संगीत रचनाएं तैयार की थीं और आनंद फानन में उन्हें रिकॉर्ड कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि पाथेर पांचाली का ये थीम म्यूजिक जो केवल 2 दिनों में तैयार किया गया था, फिल्म संगीत के महान पृष्ठभूमि संगीत में से एक माना जाता है। मुख्य रूप से सितार, तबले और बांसुरी की तान वाला ये संगीत विश्व सिनेमा की एक धरोहर माना जाता है। इस थीम म्यूजिक के आखिर में बांसुरी की जो विकल तान आती है उससे एक भाव भूमि तैयार हो जाती है कि अब हम संवेदनाओं के एक सतरंगी समुद्र में गोता लगाने वाले हैं। सत्यजीत रे की अपूत्रयी श्रृंखला की तीनों फिल्मों में पंडित रविशंकर ने संगीत दिया। सन 1956 में आई अपराजितो और सन 1959 में आई अपूर संसार। अपराजितो का थीम म्यूजिक बांसुरी और सितार के गाढ़े सुरों से शुरू होता है और फिर कबूतरों वाला प्रसिद्ध दृश्य आता है। अपूर संसार के आरंभ के लिए भी पंडित जी ने सुंदर धुन रची थी। मौका लगते ही आप इन तीनों फिल्मों को देखें और दृश्यों के पीछे रचे संगीत पर गौर करें। जहां तक हिंदी सिनेमा की बात है, पंडित रविशंकर ने सबसे पहले 1946 में ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल का संगीत तैयार किया था।
इसके बाद चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर में भी उनका संगीत था और यहां यह जिक्र भी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हम सब गाते हैं और इसकी धुन पंडित रविशंकर ने ही तैयार की थी। दूरदर्शन की जो सिग्नेचर ट्यून है उसे भी पंडित रविशंकर ने तैयार किया था। इसी तरह से मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर बनी फिल्म गोदान और इस फिल्म में संगीतकार के तौर पर पंडित रविशंकर को चुना गया। फिल्म गोदान में पंडित रविशंकर ने संगीत का एक सम्मोहन रचा है। फिल्म गोदान बनारस और उसके आसपास के इलाकों तक केंद्रित रही है और इस फिल्म में उन्होंने स्थानीय धुनों का जो तिलिस्म रचा है वो आज तक कायम है। फिल्म गोदान के गाने हम सुनते नहीं थकते। पिपरा के पतवा सरिखे डोले मनवा की यारा में उठत हिलो, पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। इसके अलावा पंडित रविशंकर ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में भी संगीत दिया था। लता मंगेशकर के गाए इस फिल्म के गाने कितने अद्भुत बन पड़े हैं। गुलजार की फिल्म मीरा में भी पंडित रविशंकर का संगीत था। हालांकि अनेक कारणों से वे इस फिल्म में लता मंगेशकर से नहीं गवा पाए, पर इस फिल्म के गीत वाणी जयराम ने गाए और क्या अद्भुत गाए। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। पंडित रविशंकर शास्त्रीय संगीत की दुनिया के एक सितारे ही नहीं थे, बल्कि वे फिल्म संगीत जगत के भी एक चमकीले नक्षत्र रहे हैं। ये था भारत रत्न पंडित रविशंकर पर केंद्रित हमारा लघु रूपक सितार का सितारा। आर के नारायण के उपन्यास गाइड पर बनी फिल्म गाइड सन 1965 में रिलीज हुई थी। इस तरह से इस फिल्म की रिलीज के 57 बरस पूरे हो चुके हैं। आइए सुने फिल्म गाइड के 57 बरस पूरे होने के मौके पर ये विशेष फीचर। फिल्म गाइड हिंदी सिनेमा की एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म की रिलीज के तकरीबन 57 बरस पूरे हो चुके हैं। फरवरी का महीना था, साल था 1965 जब इस फिल्म का अंग्रेजी संस्करण रिलीज हुआ था। फिल्म गाइड के बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि देवानंद 1962 के जमाने में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल गए थे। वहां से वो लंदन गए और फिर नोबेल पुरस्कार जीत चुकी लेखिका पर्ल एस बक के बुलावे पर पहुंच गए न्यूयॉर्क, जहां उन्होंने पर्ल एस बक और जाने माने निर्देशक टेड डेनियल वस्की से मुलाकात की। देव आनंद इस खास मुलाकात के लिए इन दोनों के लिए एक तोहफा लेके गए थे और वो तोहफा था आर के नारायण की पुस्तक द गाइड। आपको बता दें कि आर के नारायण ने ये उपन्यास सन 1958 में लिखा था। ये कहानी थी एक गाइड राजू और एक पुरातत्वविद की पत्नी रोजी के प्रेम की। पर्ल एस बक और टेड डेनियल वस्की दोनों को किताब में फिल्म की संभावनाएं नजर आईं। अब दिक्कत यह थी कि आर के नारायण को कैसे राजी किया जाए। देव आनंद ने कमान संभाली और पुस्तक के अधिकार ले लिए। तभी यह तय हो गया था कि फिल्म 2 भाषाओं में बनेगी, हिंदी में और अंग्रेजी में। देव आनंद बताते हैं, नोबेल प्राइज विनर लेखिका स्वर्गीय पर्ल बक के साथ मिलकर मैंने गाइड फिल्म बनाई थी। गाइड हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनी थी। अंग्रेजी फिल्म इंटरनेशनल मार्केट के लिए और हिंदी फिल्म अपनी हिंदी जनता के लिए। गाइड फिल्म का अंग्रेजी वर्जन एक अमेरिकन डायरेक्टर ने तैयार किया, लेकिन मुझे उससे तसल्ली नहीं हुई। मैंने उसे हिंदी में डब करने की बजाय फिर से बनवाया, हालांकि उसमें खर्च बहुत पड़ा। गाइड को फिल्माने में भी बहुत पूंजी खर्च हुई, लेकिन मैंने बहुत से सबक भी सीखे। मैंने महसूस किया कि अगर आपको अपने ख्यालात, अपने आइडियाज पर्दे पर लाने हैं तो आपको लेखक भी होना चाहिए और डायरेक्टर भी।
आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी विचारधारा में जब ही रहेगा जब आप खुद अपने ही जरिए उस नजरिए को दुनिया के सामने लाएं। पहले यह सोचा गया था कि हिंदी में गाइड का निर्देशन करेंगे चेतन आनंद या राज खोसला, पर कई नाटकीय बदलावों के बाद फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली छोटे भाई गोल्डी यानी विजय आनंद ने। देव चाहते थे कि संगीत का जिम्मा सचिन देव बर्मन को दिया जाए, पर उन दिनों उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। सचिन दा ने उन्हें मना कर दिया, पर देव अड़ गए। उन्होंने कहा कि संगीत तो आपको ही देना है, हम इंतजार कर लेंगे। इसके आगे एक इतिहास रचा गया। फिल्म गाइड का एक एक गाना अपने आप में कामयाबी की एक दास्तान है। ओ मेरे हमराही, मेरे बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी, तुम ना बदलना, प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। गाइड के गाने लिखने की जिम्मेदारी हसरत जयपुरी को दी गई थी, पर किसी वजह से वो ये फिल्म नहीं कर सके और इसके बाद जिम्मेदारी दी गई शैलेंद्र को, जिन्होंने इस फिल्म के सारे गाने लिखे। गाइड का हिंदी संस्करण रिलीज हुआ था 8 अप्रैल 1966 को। गाइड को 14वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में कई पुरस्कार मिले थे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर देव आनंद, बेस्ट एक्ट्रेस वहीदा रहमान, बेस्ट डायरेक्टर विजय आनंद, बेस्ट डायलॉग विजय आनंद, बेस्ट स्टोरी आर के नारायण और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला फली मिस्त्री को इस फिल्म के छायांकन के लिए। गाइड अपने आप में बेमिसाल फिल्म है। जितनी बार इसे देखें दिल नहीं भरता। इसके गाने, इसके संवाद हमारे कानों में गूंजते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो सचिन देव बर्मन आपसे कह रहे हैं, कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है, सबकी देखी है, सबकी जानी, हाथ किसी के ना आई, हाथ किसी के ना आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले, घड़ी भर ये चिया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। फिल्म गाइड के 57 बरस पूरे होने पर आपने सुना ये विशेष फीचर। 22 अप्रैल को जाने माने फिल्मकार B.R. चोपड़ा का जन्मदिन होता है। B.R. चोपड़ा का सिनेमा मुंबई के लोकप्रिय सिनेमा से अलग रहा है। इस सिनेमा में सामाजिक विसंगतियों और समस्याओं पर पैनी नजर डाली गई है। बलदेव राज चोपड़ा ने अपनी हर फिल्म में किसी एक सामाजिक मुद्दे पर फोकस किया है। विविध भारती के संग्रहालय से हम लेकर आए हैं B.R. चोपड़ा से की गई एक पुरानी दिलचस्प बातचीत के ये अंश। प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम B.R. चोपड़ा। मैं एक ही रास्ता के बाद किसी स्टोरी की तलाश में था। मेरे मतलब की स्टोरी हाथ में नहीं आ रही थी कि एक दिन मैं श्री साउंड स्टूडियो में कहीं गया किसी काम से। वहां पर मुझे मिर्जा साहब मिल गए, F.A. मिर्जा। तो उन्होंने मुझे कहा कि चोपड़ा क्या कर रहे हो आजकल? मैं कुछ नहीं यार, आजकल अभी सोच रहा हूँ कोई स्टोरी मिल जाए। मेरे पास एक स्टोरी है। अच्छी, सुन सके सुनेंगे आप? मैं यार कल संडे आ जाओ, खाना भी मेरे साथ खाओ, स्टोरी सुन लो। कहता सुना देंगे। कहता आया, म्यूजिकल स्टोरी सुनाई। उसमें भी बहुत बड़ा सोशल पर्पस था, मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा ये ली स्टोरी आपकी। खाना खाने के बाद वो कहने लगे कि चोपड़ा साहब मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ, मेरे पास एक और स्टोरी। और वो स्टोरी मैंने जिसको सुनाई उसने रिजेक्ट की।
मगर मेरे को संभव लगता है कि स्टोरी अच्छी है। जरा आप सुन के मुझे बता दीजिए, मैं आपसे स्टोरी बेचने नहीं आया, सिर्फ पूछने आया हूँ कि इसका आपका रंग, आपका ख्याल क्या। स्टोरी अच्छी लगी तो मैं उनको कहा, मैं कि देखिए वो जो पहली स्टोरी है वो खरीदी हुई है, उसके पैसे मिल जाएंगे आपको, स्टार्ट ये पहले करूंगा। तो अच्छा आप ये स्टोरी बनाएंगे पक्का? मैंने कहा पक्का नहीं, बिल्कुल 100% पक्का, ये स्टोरी तो बनाऊंगा ही मैं, बस ये है कि इसका जो रंग थोड़ा ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल अलग हटके हो, क्योंकि हिंदुस्तान में ये पहली पिक्चर होनी चाहिए जो विलेजेस में बने या आउटडोर में 95% पिक्चर बाहर बननी चाहिए, नहीं तो इसका मजा नहीं आएगा। पिक्चर बन गई, रेडी हो गई और बिल्कुल रेडी तैयारी पे हो गई, तो एक दिन की बात है वो, मैं घर बैठा हुआ था कि महबूब साहब घर पे आ गए। अरे चोपड़ा, सुना तुम टांगे वाले की स्टोरी बना रहे हो? बना तो रहा हूँ साहब। कहते मत बनाओ, मर जाओगे, आगे तुम बड़ी मुश्किल से बचे हो एक ही रास्ता से, और इधर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे। मैंने कहा साहब खत्म होना ना होना तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, मगर पिक्चर तो वही बनाता है जो आदमी को अपने को अच्छी लगे। तो उस जमाने में वी ऑल थॉट कि ये पिक्चर अगर लिबर्टी में चले तो बहुत मजा आए। साहब उस पिक्चर में लिबर्टी ने अभी तक का रिकॉर्ड है, एक सीट खाली नहीं 10 हफ्ते। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में अभी आपने सुने जाने माने फिल्म निर्देशक B.R. चोपड़ा से बातचीत के ये अंश। चलते चलते इस स्तंभ में एक छोटी सी मुलाकात अभिनेता अतुल श्रीवास्तव के साथ। अभिनेता अतुल श्रीवास्तव फिल्म जगत के एक अभिनेता हैं जिन्होंने बजरंगी भाईजान, स्त्री, मुन्ना भाई MBBS और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। सुनते हैं ये बातचीत। द कश्मीर फाइल्स में पत्रकार के तौर पर, ब्यूरो चीफ के तौर पर अतुल श्रीवास्तव जी ने जो किरदार निभाया है, उनको हमने आमंत्रित किया। अतुल जी स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार, वेद भारती का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो द कश्मीर फाइल्स में अपनी भूमिका के बारे में आप बताएं। कश्मीर फाइल्स में मेरी जो भूमिका है वो ब्यूरो चीफ है, वो कश्मीर का पत्रकार है। इसमें थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि चूंकि सब्जेक्ट इतना बृहद था तो इतने कैरेक्टर्स ऐसे तथ्यों पर आधारित है ना, रियल तथ्यों पर आधारित है, तो उसमें क्या किया कि मेरे कैरेक्टर में 3 कैरेक्टर डाल दिए। तो मुझे इसमें ये फायदा हुआ कि एक कैरेक्टर थोड़ा अगर ग्रे शेड का था तो दूसरा इमोशनल हो गया, तीसरा ऐसा हो गया, तो हमें 3 उसमें चीज़ों को करने को मिला, वेरिएशन आ गए कैरेक्टर में, तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही अच्छा बन गया। तो इसको करने में बहुत मज़ा आया, बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर निकल के आया और डायरेक्टर ने इसको बखूबी मुझे मौका दिया अपनी तरह से करने का भी। ये भूमिका मिली तो आपने कैसे स्वीकार किया और क्या मन बनाया आपने करने से पहले? मुझे कास्टिंग डिपार्टमेंट से फोन आया तरन का, उसने बोला पल्लवी जी आपसे मिलना चाहती हैं। तो हमने ठीक है चलते हैं कि सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा ऐसा है और बेहतर यही होगा कि वहाँ जाके आप खुद उनके ज़बानी सुने। तो वहाँ गए तो मुझे 1 लाइनर बताई, फिर थोड़ा कैरेक्टर को लेके बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जहन में इतना हावी हो गई स्क्रिप्ट और मेरा कैरेक्टर कि मुझे मन कर गया करने का। आप अपनी भूमिका में क्या देखते हैं? बहुत चीजें हैं कि अभी देखना पड़ता है, वो भी एक्सपीरियंस जैसे जैसे लाइफ में होते जा रहे हैं। पहले मैं इतना कुछ नहीं देखता था, सिर्फ ये देखता था सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है, रोल बड़ा अच्छा है, लेकिन अब ये देखता कौन बना रहा है। पता लगा जो सब्जेक्ट को डायरेक्ट करने वाला आदमी है अब वो इतना बना ही नहीं पाएगा या नहीं शूट अच्छा कर सकता, न्याय नहीं कर पाएगा। हाँ, ऐसा हुआ एक दो एक्सपीरियंस, हमने अरे मैं कहाँ फंस गया, तो बाद में कहाँ फंस गया नहीं होना चाहिए। तो अब वो सवाल भी मेरे बढ़ गए, ये जानना चाहता हूँ कौन बना रहा है, कौन डायरेक्टर, कौन प्रोड्यूसर है। अतुल जी ये जो है ना, लग रहा है कि एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे होता है? हाँ, खासतौर से ये वाली फिल्म में मतलब आप ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा है कि सच में दोस्तों के बीच में ताश खेल रहे हैं बैठे। जी बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि हम बतौर एक्टर ना बहुत कुछ उसके लिए ना सही पाथ मिल जाए, और ये ऊपर वाले की कृपा और आपकी प्रार्थना पे निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो एक्टर खुद विजुलाइज करता है ना कि मेरा रिजल्ट ऐसा कुछ आना चाहिए, और डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हैं, कितना चिंतन करते हैं, और कहीं हम थिन लाइन के बाहर ना चले जाएं, कैरेक्टर में रहें। जो मैंने विजुलाइज किया था वो निहायत दर्जे का रियलिस्टिक, ऐसा ही जो आपने देखा, जो भी इंटेंसिटी उसकी है वो अंदर है, वो बाहर ऐसा कुछ नहीं करेगा कि ये लगे कि ये एक्टर एक्टिंग कर रहा है। कि अगर वो चीज आ गई कि एक्टर एक्टिंग कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस लगनी नहीं चाहिए, लेकिन जो सीन की डिमांड होती है, उसकी इंटेंसिटी की डिमांड होती है, इमोशंस को दिखाने की, वो भर भर के आनी चाहिए। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अप्रैल महीने का अंक।
शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। मनीषा जी, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक दिन कई महान कलाकारों को हम याद करते हैं। ऐसा ही एक दिन है 20 अप्रैल। जी हाँ, हमारे जो श्रोता हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं जयंत जी, कि हम अपनी विविधा में उन सभी कलाकारों को याद करते हैं जिनकी जन्मतिथि अथवा स्मृति दिवस उन तारीखों के आसपास आता है जब हमारा ये अंक प्रसारित हो रहा होता है। और कुछ ऐसा ही दिन है 20 अप्रैल जिसका आपने जिक्र किया। और हम सबसे पहले श्रोताओं आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आप जानते तो हैं लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादा जानना चाहिए। एक ऐसे महान बांसुरी वादक जिनका नाम लेते ही सर श्रद्धा से झुक जाता है। आपका नाम है पंडित पन्नालाल घोष। क्या बात है, एक शास्त्रीय संगीत का पूरा दौर आंखों के सामने से गुजरने लगता है। मनीषा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारे श्रोता बहुत अच्छे से जानते हैं कि पंडित पन्नालाल घोष मैहर घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके बारे में कुछ हम आपको बताना चाहेंगे श्रोताओं, क्योंकि बांसुरी को विश्व स्तर पर ख्याति दिलवाने के लिए और साथ ही बांसुरी को लेकर उन्होंने जो भी काम किए उसके लिए उन्हें पायनियर ऑफ इंडियन क्लासिकल फ्लूट कहा जाता है। एक तरह से प्रणेता माना जाता है पंडित। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीषा जी। श्रोताओं को बता दें 24 जुलाई 1911 को पन्नालाल घोष का जन्म हुआ था। जी हाँ, पन्नालाल घोष का मूल नाम जो है वो है अमल ज्योति घोष। जी हाँ, पंडित पन्नालाल घोष का जन्म बोरीशाल में हुआ था जो बंगाल में है। और आपके जो पिता थे अक्षय कुमार घोष जी, वे एक महान सितार वादक थे। मैं आपको एक बात बताती हूँ जयंत जी, और हमारे श्रोता भी सुने कि पिताजी जाहिर तौर पर सितार वादक थे तो सितार सिखाना चाहते थे अपने बेटे को। और पंडित पन्नालाल घोष जो कि उनका डाक नाम, बंगालियों में से डाक नाम कहा जाता है, निक नेम, प्यार का नाम जो आप मूल नाम बता चुके हैं। उनका मूल नाम था अमल ज्योति घोष और पुकारने का नाम था पन्नालाल। तो पन्नालाल को उन्होंने सितार की शिक्षा देनी शुरू की। शौक कहां से कहां ले जाता है। सितार सीखते सीखते, उसकी बारीकियां सीखते सीखते एक बार पन्नालाल जी ने कुछ चरवाहों को देखा और उनसे एक बांसुरी ले ली छोटी सी, और उस छोटी सी बांसुरी को वो बजाने लगे। और उस बांसुरी से वो ये प्रयास करते थे कि किस तरह से सितार की जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी धुन निकाल सके। ओहो, हाँ, यानी बड़ा ही कठिन कार्य। यानी उस उम्र में वो एक प्रकार का प्रयोग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आगे आपको सुनकर और भी बहुत अच्छा लगेगा कि हुआ क्या कि एक बार पन्नालाल जी एक नदी में तैर रहे थे, जो कि एक छोटी सी नदी थी जिसका नाम कीर्तन खोला था। अच्छा। और उस नदी में 9 वर्ष की उम्र में पन्नालाल जी तैर रहे थे। वहां उन्हें एक बांस की लकड़ी दिखाई दी जो आधी बांसुरी थी और आधी वॉकिंग स्टिक थी। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि जो बांसुरी का हिस्सा था ना, वो थोड़ा लंबा था, तो उन्होंने उससे ही अपने दोबारा बांसुरी की जो प्रैक्टिस है वो करनी शुरू कर दी। क्या बात है। और इस तरह से जन्म होता है एक महान बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष का। 11 वर्ष की आयु में पन्नालाल जी एक संत से मिले जिनके हाथ में एक शंख था और एक हाथ में थी बांसुरी। तो उन्होंने कहा कि तुम इसमें से कुछ एक बजाओ। पंडित जी ने बांसुरी बजाई और उन्हें उस संत का आशीर्वाद मिला कि तुम इसे ही बजाओ और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। फिर बाद में पंडित पन्नालाल घोष क्या बने, ये तो पूरा किस्सा हमारे सामने है, पूरी दुनिया जानती है। तो बांसुरी, सितार, यानी इनके पूरे परिवार में ही बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं। इनके छोटे भाई पंडित निखिल घोष, और निखिल घोष जी के भी 2 पुत्र हैं, पंडित नयन घोष और पंडित ध्रुव ज्योति घोष। यानी एक पूरी परंपरा ही चली आ रही है।
इसमें मनीषा जी एक बात और जोड़ दें हम अपने श्रोताओं को बताएं कि उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था पारुल घोष, जो सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास की बहन थी। जी हाँ, और वो खुद बहुत अच्छी गायिका भी थी जी। तो इस तरह से श्रोताओं हमने आपको बताया पन्नालाल जी घोष के बारे में। जयंत जी, आज बड़ी विस्तार पूर्वक बात हो गई। अब मुझे लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत गीत है फिल्म मुगले आजम का, मोहे पनघट पे छेड़ गए नंदलाल रे। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही पहचाना। उसकी जो शुरुआत में बांसुरी बजी उसे सुनिए और देखिए क्या सुंदर बांसुरी है। जी हाँ, ये बांसुरी बजाई है पंडित पन्नालाल घोष ने। मनीषा जी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे मैहर घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार पंडित नित्यानंद हल्दीपुर। जी जी, और उन्होंने पंडित पन्नालाल जी के बारे में अपनी स्मृतियां हमसे बांटी थी। जी, और बहुत सुंदर बातें उन्होंने साझा की थी। तो आइए उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी। पन्नालाल जी पहले शास्त्रीय संगीत सीखने के पहले उनको शास्त्रीय संगीत की बहुत चाहत थी, लेकिन उस समय शास्त्रीय संगीत के स्वतंत्र कलाकार एक बांसुरी वादक करके कहलाना ये बहुत मुश्किल था। तो इसलिए उन्होंने अपने आरसी बोराल के साथ उन्होंने अपना कंपनी में उनके साथ बजाना शुरू कर दिया और उनके साथ एक्कम्पनीमेंट के हिसाब से बजाते थे। और वो करते करते उनको फिल्म का बैकग्राउंड का और फिल्म का भी नॉलेज मिल गया। तो इस वजह से जब वो बम्बई आए, म्यूजिक डायरेक्शन के उनका काम मिला, तो जो भी फिल्में उन्होंने बनाई, संगीत निर्देशन किया, तो उनको काफ़ी सक्सेस मिला उसमें, और उनके गाने काफ़ी हिट हो गए। एक अनजान करके जो पिक्चर उन्होंने बनाई थी जिसमें अशोक कुमार जी ने गाया था, प्यारे प्यारे सपने हमारे, बहुत ही हिट हो गया। प्यारे प्यारे सपने हमारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे,
सपने हमारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे, जन्म जन्म तक संग रहे हम, जन्म जन्म तक संग रहे हम, कभी न हो न्यारे, जन्म जन्म तक संग रहे हम, कभी न हो न्यारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे। और एक फिल्म उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक में बजाया हुआ है, बसंत बहार फिल्म के है, मैं पिया तेरी माने या न माने। और इसका एक किस्सा मुझे बताया गया कि बॉम्बे टॉकीज में रिकॉर्डिंग हो रहा था लता जी का। उस रिकॉर्डिंग में पन्ना बाबू नहीं थे। उस समय पन्ना बाबू के कान में दर्द था, इसलिए वो बांसुरी नहीं बजा सकते थे, उनको सुनने में भी कमी आ रही थी। तो लता जी ने मैसेज भेजा कि उनको बुलवा के लाओ। तो पन्ना बाबू आए, उन्होंने हाथ जोड़ के लता जी को कहा कि भाई मेरा तो कान में सुनाई नहीं दे रहा, मैं कैसे बजाऊं। ये किस्सा मुझे पंडित रामनारायण जी ने बताया। तो बोले नहीं आप बजाओ, जैसे आपके ऊपर छोड़ देती हूँ मैं, आपको लगेगा ऐसे आप बजाओ। रामनारायण जी को बोला कि आप इनको जरा समझाइए स्वर क्या है, कैसा है, गाने का मुखड़ा कैसा है, क्या है। तो रामनारायण जी ने उनको समझाया कि ऐसे आगे का चलन है, ये संगीत का मुखड़ा है। और उसके बाद में उन्होंने वो जो बजाया है, तो ये गाना आप सुन सकते हैं कि ये बहुत ही मशहूर गाना है।
तो श्रोताओं, उम्मीद है कि ये रिकॉर्डिंग आपको अच्छी लगी होगी। सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से हम सुन रहे थे एक और मूर्धन्य बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष जी, और उनकी बांसुरी की बारीकियों को भी हम समझ रहे थे इस रिकॉर्डिंग के जरिए। और अब अगले जो कलाकार हैं जिनको आज हम स्मरण करने जा रहे हैं, और संयोगवश 20 अप्रैल उनका भी स्मृति दिवस है, वो है एक महान शायर शकील बदायूनी साहब। क्या बात है। मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादरी के पुत्र शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। जी हाँ। अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी की तालीम उनके पिता ने उन्हें दिलवाई थी। शायरी का तो बचपन से ही शौक था। जी बिल्कुल। और उनके एक दूर के रिश्तेदार थे जो शायर थे, शायर जियाउल कादरी बदायूनी जी। उनसे वो बहुत अधिक प्रभावित थे और उस वक्त के हालात पर अक्सर शायरी वो किया करते थे। 1936 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया था और यूनिवर्सिटी के मुशायरों में वो शिरकत करने लगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद मनीषा जी वो दिल्ली आए और नौकरी करने लगे। उन दिनों सामाजिक सरोकार की शायरी हुआ करती थी और उस दौर में शकील बदायूनी साहब रोमांटिसिज्म पे अपने शब्द बिखेर रहे थे। क्या बात है। वैसे तो उनकी जितनी भी शायरी है वो कमाल की है, लेकिन जयंत जी हमें याद है कि कुछ पंक्तियां हैं जो आप लिख कर लाए हैं। मैं सुनाऊं आपको? जी बिल्कुल, बिल्कुल सुने जी। मैं शकील दिल का हूं तर्जुमा, मैं शकील दिल का हूं तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूं राजदां। मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। क्या बात है। और फिर उसके बाद शकील साहब तशरीफ लाते हैं मुंबई 1944 में, और यहाँ उनकी मुलाकात होती है महान निर्माता निर्देशक ए.आर. कारदार साहब से और महान संगीतकार नौशाद साहब से। फिर तो नौशाद साहब और शकील बदायूनी जी की वो जोड़ी जमती है कि एक के बाद एक कमाल के गीत बिखरने लगते हैं। और जब पहली मुलाकात नौशाद साहब से उनकी हुई मनीषा जी, हाँ। वो भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है, वाकया है कि नौशाद साहब ने एक लाइन में अपनी शायरी को व्यक्त करने के लिए उन्हें कहा। अब उनका एक्सप्रेशन क्या था देखिए। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। ये तो फिल्म दर्द का गाना है ना। 1947 की फिल्म दर्द का ये गाना। आइए ना पहले इसे सुनते चलते हैं, उसके बाद जी। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। हो जाएगी फिर दुनिया आबाद यतीमों की, हो जाएगी फिर दुनिया आबाद यतीमों की, गूंजेगी ज़माने में फरियाद यतीमों की, गूंजेगी ज़माने में फरियाद यतीमों की। रोते हुए नगमों से तूफान उठा देंगे, रोते हुए नगमों से तूफान उठा देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। सरकार तो आलम की
की कश्ती को हम पार लगा देंगे, इस्लाम की कश्ती को हम पार लगा देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की आग लगा देंगे। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे। और क्या दर्द का अफसाना सुना, वाह! आज तक हमारे दिलों पर राज करती हैं ये रचनाएं, आज तक सदाबहार हैं ये गीत और ये शायर और ये संगीत। श्रोताओं, आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी सारी बातें आपसे कर रहे हैं और आपके अंदर इतना इश्तियाक पैदा करने की वजह क्या है? वजह ये है कि अब आप जरा सा रेडियो सेट नजदीक खींच लीजिए या उसका वॉल्यूम बढ़ाइए, क्योंकि अब हम आपको आवाज सुनाने जा रहे हैं शकील बदायूनी साहब की। ये रिकॉर्डिंग अपने संग्रहालय से मनीषा जी हमें मिली है और शकील साहब के साथ बातचीत की है हमारे पूर्व उद्घोषक मधुप शर्मा जी ने। तो आइए इस खास रिकॉर्डिंग को आज आपके साथ हम भी सुनते हैं। शकील साहब, क्या उम्र थी आपकी जब आपने सबसे पहला अपना कलाम लिखा? मधुप साहब, मैं जिस शहर में पैदा हुआ था वो इल्म अदब का मस्कन था। मेरे इर्द गिर्द उर्दू शायरी का चर्चा था। मेरे चचा उस्ताद मौलाना ज़ियाउल क़ादरी जो बुलंद पाया शायर हैं, उनसे मैं इस्लाह लिया करता था और मुझे शायरी का शौक़ था। इसलिए सबसे पहले सन 1930 में मैंने गज़ल कहने की कोशिश की और उस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी। तो अब कभी उन पुरानी चीज़ों को आप देखते होंगे तो कैसा लगता है आपको? जाहिर है कि इब्तदाई चीज़ फिर इब्तदाई होती है। जिस तरह आज की उम्र और बचपन की उम्र में फ़र्क महसूस करता हूँ, उसी तरह कलाम में भी। अच्छा शकील साहब, फिल्म लाइन में आप किन ख्यालात के तहत आए? मधु साहब, मैं फिल्म लाइन में आना नहीं चाहता था क्योंकि दिल्ली में सरकारी मुलाजिम था, लेकिन बम्बई के एक मुशायरे में कुछ प्रोड्यूसरों ने मुझे सुना और फिल्मी गाने लिखने की दावत दी। तो मैंने ये सोचा कि जिंदगी के लिए कुछ काम तो करना ही है। जी हाँ, जी हाँ। फिल्म लाइन में अगर पहुंच गया तो अपने मिजाज का माहौल मिल जाएगा, इसलिए मैं मुलाजिमत छोड़कर बम्बई आ गया और फिल्म लाइन में शामिल हो गया। अच्छा, तो सबसे पहली कौन सी फिल्म लिखी थी आपने? मेरी सबसे पहली फिल्म थी दर्द। शकील साहब, फिल्मों के लिए लिखना कितना फर्क है अदब में लिखने से? मधु साहब, अदब में लिखने के लिए इतनी पाबंदी की जरूरत नहीं है। उसमें अपने ख्यालात, अपनी ज़बान, अपना वक्त मैसर होता है, लेकिन फिल्म में लिखने के लिए बहुत सी पाबंदियां हैं। नंबर एक ये कि हमें पर्दे के करैक्टरों के मूड के मुताबिक शायरी करना पड़ती है। यानी अगर करैक्टर गमगीन है तो हमें उस गम को महसूस करते हुए अपने कलाम में उसके जज्बात का इजहार करना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। और अगर करैक्टर खुश है तो उसी के मुताबिक हमें खुशी का गीत लिखना पड़ता है। और नंबर दो ये कि हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि जबान आसान हो जिसे सब समझ सकें। सही। और नंबर तीन ये बात है कि हमारी फिल्मों में आमतौर पर आप जानते हैं सिचुएशन एक सी होती हैं। यानी बैक वक्त बहुत से शायरों को मुख्तलिफ फिल्मों में एक ही तरह का गाना लिखना पड़ता है। चुनांचे हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि हम जो लिख रहे हैं वो सबसे अलग हो। अच्छा, एक बात रह गई, कभी कभी तर्जों पे भी तो लिखना पड़ता है आपको शकील साहब? जी हाँ, ऐसे भी गीत होते हैं जो तर्जों पर लिखे जाते हैं। और संगीत की दुनिया में चूंकि लिखने वालों को मीटरों की वैरायटी मिलती है, नए नए मीटर मिलते हैं, इसलिए जब कोई नई धुन नए मीटर पर लिखने के लिए मिलती है तो वाकई मधु साहब बड़ा लुत्फ आता है। अच्छा, लेकिन शकील साहब, इन बंदिशों में रहकर आपके अंदर का शायर कभी कभी घुटन तो महसूस करता होगा जरूर? जी हाँ, बंदिशें भी मिलती हैं और घुटन भी महसूस होती है, लेकिन अगर उन बंदिशों में कोई चीज हासिल हो जाती है तो यकीन कीजिए कि वो घुटन खुशी में तब्दील हो जाती है। अच्छा शकील साहब, अदबी चीजें लिखने के लिए काफी वक्त निकाल पाते हैं आजकल आप? जी हाँ, मैंने फिल्मी दुनिया में रहकर ही अपना दूसरा दीवान मुरत्तब किया और मशायरों के लिए भी वक्त निकाल लेता हूँ। रहा मसरूफियत का सवाल, तो अगर फिल्मी दुनिया में ना होता तो किसी और रोजगार में मसरूफ होता। जी हाँ, जी हाँ। मगर अपनी शायरी का ज़ौक़ हर हाल में पूरा करना था। और दरअसल मधु साहब, वही जिंदगी का मकसद है और वही असली सरमाया है जिसके साथ मेरा नाम वाबस्ता रहेगा। तो शकील साहब, एक बात बताइए कि शायर में क्या खास गुण होते हैं जिनकी वजह से वो शायर बन जाता है? मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहली
बात तो ये है कि शायर पैदाइशी होता है। हाँ। शायरी किसी के सिखाने से नहीं आती। जी हाँ। लेकिन अगर शायर थोड़ी बहुत सलाहियत रखता है और उसको माहौल भी वैसा ही मिल जाता है तो वो उसकी शायरी का पौधा आगे चलकर जरूर सब्ज हो जाता है। अच्छा, आखिर में फिर वही आपके सबसे पहले कलाम वाली बात शकील साहब, चंद शेर याद तो होंगे आपको? लीजिए तो इब्तदाई दौर के 2 शेर अर्ज किए देता हूँ, इरशाद। मुलाहिजा कीजिए। जो तेरे हुस्न पे मेरी नजर नहीं होती जी, जो तेरे हुस्न पे मेरी नजर नहीं होती, किसी को दुनिया में तेरी खबर नहीं होती। वाह। भुला दो दिल से शकील अब जवाब खत का ख्याल, उम्मीद वापसी नामा बर नहीं होता। श्रोताओं, ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी जो हमारे संग्रहालय की जीनत है, हमारे खजाने की जीनत है। जी हाँ, विविध भारती के संग्रहालय से चुनकर हम आपके लिए लेकर आए थे और उम्मीद है कि शकील बदायूनी साहब की आवाज को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम भी बिल्कुल डूब चुके थे इस रिकॉर्डिंग में। और अब एक बात हम कहना चाहते थे कि शुरुआत में हमने कहा कि उनकी जोड़ी जो थी वो नौशाद साहब के साथ बहुत ज्यादा हिट हुई, लेकिन शकील बदायूनी साहब ने जब रवि साहब के लिए, संगीतकार रवि के लिए और हेमंत कुमार जी के लिए लिखा तब भी कमाल लिखा। और रवि साहब के साथ तो फिल्में हैं जैसे 14वीं का चांद, घराना, वाह कमाल के गीत। और इसके बाद हेमंत दा के साथ उन्होंने लिखी थी फिल्म साहब बीबी और गुलाम के गीत। और अब घड़ी की तरफ देखिए जयंत जी। जी जी मनीषा जी, वक्त कह रहा है कि विदा ली जाए और अगले अंक के में फिर मिलने का वादा किया जाए। जी, तो इस वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर कुछ खास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत आप सभी को, आपकी दोस्त मनीषा जैन और जयंत पात्रीकर का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।